नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी में। आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारत में जो महिलाओं की दशा है वह किस प्रकार की है। क्योंकि जब आप महिलाओं से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो यूपीएससी इन पे खास ध्यान देता है। चाहे वो पेपर हो आपका एथिक्स का, चाहे पेपर हो आपका जीएस का, चाहे पेपर हो आपका एसए का, हर जगह महिलाओं से संबंधित टॉपिक्स को बहुत डिटेल में जाके यूपीएससी पूछता है। तो उसके रेफरेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में किस तरह से महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हमको मिलता है। अगर हम ओवरऑल देखना चाहेंगे प्राचीन से लेके आधुनिक तक, ये एक बहुत लंबा वीडियो होगा। हमने जहां तक अभी पढ़ा है वहीं तक हम देखने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे प्राचीन भारत से गुप्त काल तक महिलाओं की क्या स्थिति हमको मिलती है समाज में। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के विषय में। जब हम महिलाओं की स्थिति के विषय में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम इतिहास की पुस्तकों में महिलाओं के विषय में जो चीजें लिखी हैं उनके विषय में ढूंढते हैं। लेकिन हमारे सामने समस्या सबसे पहले क्या आती है कि जो प्रारंभिक इतिहासकार वह हमको अधिकतर पुरुष मिलते हैं, और जब यह इतिहासकार अधिकतर हमको पुरुष मिलते हैं तो उनसे जुड़ी एक समस्या हमको मिलती है कि इन्होंने ज्यादातर प्रजाओं के बारे में, साम्राज्य के बारे में, प्रशासनिक विधि के बारे में, वंशों के बारे में यह सब कुछ लिखा है। अर्थात इसका नियंत्रण है पूरी सामाजिक व्यवस्था पर, उसी के विषय में ज्यादा लिखा गया है इतिहास की पुस्तकों में। इसीलिए जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे बहुत सारे युद्ध मिलेंगे, आपको बहुत सारे राजवंश मिलेंगे, उनका क्रम याद करना पड़ता है आपको। इसीलिए हिस्ट्री बोरिंग हो जाती है, क्योंकि जो सामान्य नागरिक है उनको इतिहास विषय से ही दूर कर दिया जाता है। तो समाज पर किसका नियंत्रण है उसी को केंद्र में रखकर इतिहास को लिखा गया है। इससे हमको क्या समस्या मिलती है, इस समाज के बहुत सारे पहलुओं पर इतिहास पहुंच ही नहीं पाया है। हमको ऐतिहासिक साक्ष्य पुस्तकों के माध्यम से नहीं मिलते हैं। जैसे ट्रांसजेंडर की बात अगर हम करें, क्योंकि समाज का ही एक हिस्सा है, उनके विषय में जो महिलाओं की स्थिति थी समाज में, उनके विषय में, पर्यावरण के विषय में, इन तथ्यों को ज्यादा वेटेज नहीं दिया जाता था इतिहास लेखन में। अब इससे समस्या क्या उत्पन्न हो गई कि हमको ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में महिलाओं की स्थिति के विषय में बहुत ज्यादा डिटेल से पता ही नहीं है। ऐसा मैंने बताया आपको कि पुरुषों को केंद्र में रखकर ही कहीं ना कहीं इतिहास लिखा गया, और इतिहासकार भी हमको पुरुष मिलते हैं तो राजवंशों के विषय में बहुत ज्यादा लिखा गया। इसके अलावा जो प्रारंभिक इतिहासकार आपको मिलेंगे ये ज्यादातर आपको प्रशंसक मिलेंगे किसी एक राजा के या उसकी राजनीतिक व्यवस्था के। इससे प्रभावित होकर वह राजा की प्रशंसा में बहुत कुछ लिखेंगे। इससे क्या होगा, जो समाज का ओवरऑल सिचुएशन है वह हमको पता नहीं लगती है। इसी क्रम में महिलाओं का जो स्थान है समाज में वह भी हमसे छूट जाता है। अब अगर हम समझें कि अगर ऐतिहासिक पुस्तकों में ऐसी दिक्कतें हैं तो हम ये कैसे समझे कि महिलाओं का क्या स्थान था प्राचीन भारत में, तो हम देखते हैं कि ऐसे हमको ग्रंथ भी मिलेंगे इनमें भले ही महिलाओं को सेंटर में रखकर नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी हम उनका एनालिसिस करके ये पता कर सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी समाज में। जैसे अगर आपको किसी ऐतिहासिक पुस्तक में एक तथ्य मिले कि पुरुष योद्धा थे और पुरुष ही युद्ध लड़ते थे, तो इससे आप निष्कर्ष निकालेंगे कि जो महिलाएं हैं उनका युद्ध में पार्टिसिपेशन कम है या नहीं है। तो इस तरह से इन ग्रंथों का उपयोग किया जाता है। हमको इन ग्रंथों में देखना होगा कि स्त्रियों को कहाँ कहाँ दिखाया गया है, उनके विषय में क्या क्या लिखा गया है। दूसरी चीज जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि जो उनकी गैर मौजूदगी है, मतलब जहाँ पे उनको दिखाया ही नहीं गया है, उसके रेफरेंस में भी हमको एनालिसिस करने की जरूरत है। जैसा मैंने अभी बताया, पुरुष को योद्धा दिखा रहे हैं, इसका एक मतलब हो सकता है कि महिलाएं इस समय योद्धा नहीं थी। उसके अलावा तो स्त्री सिद्धांत के विषय में लिखते हैं भी हम देखेंगे, ऐसे इतिहासकार आपको मिलेंगे। तो स्त्रियों के विषय में लिखते हैं, उनके विचार कहाँ से आते हैं। तो जो स्त्री सिद्धांत के विचारों पर केंद्रित होकर इतिहास लेखन करते हैं वह किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं वह भी हमको देखना होगा। जैसे आपको ऐसे बहुत सारे इतिहासकार मिलेंगे तो महिलाओं के विषय में चिंतन करते हुए आपको दिखेंगे। एक पेज ही पूरा आएगा इतिहास लेखन में, तो महिलाओं को केंद्र में रखकर लिखा जाएगा, इनके विषय में चर्चाएं होंगी। तो उनमें हम देखेंगे कि जो ये इतिहासकार हैं वो किस तरह के साक्ष्यों का उपयोग करते हैं और उनसे वह क्या साबित करना चाहते हैं। जैसे तो स्त्रियों की लघु मूर्तियां हैं, तो महिलाओं द्वारा लिखित और संकलित ग्रंथ हैं, महिलाओं द्वारा बनाए गए स्मारक हैं, उनके जीवन से संबंधित जो वस्तुएं हैं जब वह इनकी चर्चा करेंगे और उनके रेफरेंस हमको देंगे तो हमको उनको एनालिसिस करने की जरूरत होगी। अगर हम बात करें कि ये जो लिंग भेद है, मेल फीमेल का जो डिवाइडेशन है हिस्ट्री में, यह शुरू कहाँ से होता है, तो हम देखते हैं कि जब भारत में आता है औपनिवेशिक शासन या यूरोपीय शासन, तो यह भारत की सभ्यता और संस्कृति को कलंकित करने की हर कोशिश करते हैं या भारतीयों को नीचे दिखाने की हर संभव संभावना की
तलाश करते हैं किस तरह से भारतीयों को नीचा दिखाया जाए। इसीलिए देखेंगे आप जाति व्यवस्था, वर्णवाद, धर्मवाद, लिंगवाद, ये सब कुछ औपनिवेशिक काल में एक चरम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये लोग इसको बढ़ावा देंगे और यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय समाज वह किसी भी हालत में एक सभ्य समाज नहीं है और हम लोग एक सभ्य लोग हैं और इसलिए हम भारत में आए हैं, जिससे हम भारत को सभ्य समाज के रूप में विकसित करते हैं। तो औपनिवेशिक शासकों द्वारा ऐसी हमको मानसिकता दिखती है। इन्हीं के रेफरेंस में जो महिलाओं की स्थिति है उन पे ये चर्चा आरंभ करते हैं। नेगेटिव एंगल, नहीं कि महिलाओं के विषय में कभी चर्चा ही नहीं हुई, लेकिन ये जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था ही कुछ इस तरह से बनी हुई है। दरअसल ये खुद भी महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार करने के मूड में नहीं थे। इनका प्रयास क्या था? भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, उनको इसको सुधारना होगा, इसलिए जो भी नियम कानून हम बनाए उसको भारतीय समाज स्वीकार करे। तो मेन इनका मोटिव, तो इस तरह से एक टाइम फ्रेम स्टार्ट होता है जहां पर महिलाओं की स्थिति को दयनीय रूप से जानबूझकर दिखाया जाता है। इन्होंने क्या किया? महिलाओं से संबंधित जितनी बुराइयां भारतीय समाज में मिलती हैं उनको इन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐच्छिक रूप से महिलाओं में पिछड़ापन, इन सब को इन्होंने उजागर करने का प्रयास किया। और ये कहते हैं कि ये स्थिति इसलिए है भारतीय समाज में क्योंकि इस समाज में स्थापित नियम कानून ही ऐसे हैं तो महिलाओं की स्थिति को इतना दयनीय बनाते हैं। तो अब हम लोग आएंगे नए नियम कानूनों के साथ, भारतीय समाज को सभ्य बनाएंगे। लेकिन अब फिर ध्यान रखिएगा, सभ्य बनाना इनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि स्वयं को योग्य सिद्ध करना है कि हम वह लोग हैं जो भारतीय समाज को सभ्य समाज के रूप में परिवर्तित करेंगे। 19वीं शताब्दी का काल आता और उस समय सामाजिक सुधार आंदोलन हमको भारत में मिलते हैं। इसी समय हमको महिलाओं की स्थिति में सुधार होने के प्रयास दिखते हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए जो महिलाओं की स्थिति है उसको एक प्रमुख आधार माना जाता है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण या किसी भी राष्ट्र को सशक्त तभी बनाया जा सकता है जब उस राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो। तो महिलाओं पर चिंतन आपको दिखता है इतिहास के रूप में 19वीं शताब्दी के काल में। अब जो ये महिलाओं की स्थिति है यह एक विवाद का मुद्दा बन गया, किसके बीच? इतिहासकारों के बीच। अब दो तरह के इतिहासकार दिखते हैं, एक आपके पश्चिमी इतिहासकार मिलेंगे, दूसरे आपको राष्ट्रवादी इतिहासकार मिलेंगे। तो आपके पश्चिमी इतिहासकार हैं, ये क्या करेंगे? भारतीय समाज को नीचा दिखाएंगे हर अपने तर्क से। और वही जब हम देखेंगे राष्ट्रवादी, तो ये क्या करेंगे? तो भारतीय समाज है उस समाज को हमेशा क्या दिखाएंगे? एक आदर्श समाज के रूप में, हमारे समाज में कोई कमी नहीं है। अब ये चले जाएंगे क्रिटिसिज्म के एकदम टॉप पे और ये चले जाएंगे एप्रिसिएशन के एकदम टॉप पे। मतलब क्या? भारतीय समाज को निम्न से निम्न दिखाएंगे और वहीं जब राष्ट्रवादी लिखेंगे तो यह भारतीय समाज को एक आदर्श समाज के रूप में दिखाएंगे। दोनों ही अपनी सीमाओं को भूलेंगे और इससे जो वास्तविक भारतीय समाज उसके विषय में हमको सही जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे जो राष्ट्रवादी आपके लेखक मिलेंगे वह कहेंगे कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें कोई कमी नहीं है, वह सबसे अच्छी व्यवस्था है किसी भी समाज को चलाने के लिए। वहीं जब आपके अन्य इतिहासकार मिलेंगे जिसमें ब्रिटिश इतिहासकार खासकर और पश्चिमी इतिहासकार मुख्यतः आप कह सकते हैं, तो ये कहेंगे कि जितनी भी पुरानी परंपराएं भारतीय समाज में हैं वह सब क्या है? अभिशाप है महिलाओं के लिए। तो एक तरफ एक लोग कहेंगे कि सब कुछ अच्छा है, दूसरी तरफ तो दूसरे लोग वह कहेंगे कि सब कुछ खराब है और सिर्फ कमियों को बताएंगे। इस डिबेट के साथ भारतीय इतिहास लेखन में महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित किया गया या महिलाओं से संबंधित मुद्दे को इतिहास लेखन में उठाया गया। कुछ सामान्यीकरण के नियम बन गए, कुछ चीजें बिल्कुल सामान्य मान ली गई महिलाओं में, ये तो होता ही है। इसके कारण क्या हुआ? सभी महिलाओं को एक ही श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया गया। अब देखिए महिलाओं में भी आपको वर्गीकरण दिखेगा, लेकिन जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं, खास करके जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं या हम जाति व्यवस्था की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं शासक और शासित की, तो इन सब में हम क्या करते हैं? मुख्य केंद्र में किसको रखते हैं? पुरुष को। पुरुष समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन हमको यह भी समझना होगा कि वर्गीकरण की इसी व्यवस्था में, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे जाति व्यवस्था हो, या शासक और शासित की व्यवस्था हो, महिलाएं ही हमको अलग अलग स्तर पर मिलेंगी। तो स्तरीकरण मिलेगा हमको महिलाओं की स्थिति में भी और उसी के आधार पर विभेद हमको मिलेगा महिलाओं की स्थिति में। अलग अलग स्टेज पर महिलाओं की अलग अलग स्थिति होगी। लेकिन इतिहास लेखन में कई बार क्या कर लिया जाता है? सामान्यीकरण का नियम लगा लिया जाता है। इसके कारण सभी महिलाओं को एक ही श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। या तो सारी महिलाओं की स्थिति खराब है
अच्छी है, लेकिन महिलाओं में आप ध्यान रखेंगे अलग अलग वर्ण में या अलग अलग स्टेज पर इनकी स्थिति भी पुरुषों की भांति ही हमको अलग अलग मिलेगी। जब ये लोग इस सामान्यीकरण के नियम से, जनरलाइजेशन के नियम से इतिहास लेखन को करेंगे तो यह विधवा पुनर्विवाह की निंदा करेंगे। लेकिन उसी सामाजिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि कई सारे ऐसे समाज होंगे जो विधवा पुनर्विवाह को स्वीकार करेंगे। जो सती प्रथा है उसको यह समाज की बुराई बताएंगे। लेकिन वास्तव में सती प्रथा अगर हम देखें तो यह समाज एक लिमिटेड लोगों तक सीमित थी। ऐसा नहीं था कि सती प्रथा के कारण समाज की हर महिला अपने पति के साथ उसकी मृत्यु के बाद आग में जल जा रही। तो सती प्रथा को बुराई के रूप में स्टेब्लिश करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, पूरे महिला समाज को दिखा देंगे कि यह इससे पीड़ित है। जबकि वास्तव में सती प्रथा से पूरा महिला समाज पीड़ित नहीं था, एक वर्ग विशेष तक यह व्यवस्था लागू थी। इसी तरह से हम देखेंगे जो विवाह विच्छेदन के नियम है, जो डाइवोर्स सिस्टम के नियम, उनमें भी ये कहेंगे कि महिलाओं को अधिकार नहीं है। लेकिन जब हम समुदायों में देखेंगे अलग अलग लेवल पर तो हमको उसमें डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा। कुल मिलाकर एक जनरलाइज फॉर्म में हमको महिलाओं की स्थिति नहीं देखना है तो इतिहासकारों ने किया है। उसका रीजन कि हमको स्टेप बाय स्टेप ये देखना है कि किस तरह की स्थिति हमको महिलाओं में मिलती है। क्योंकि पुरुषों की स्थिति जब हम एनालाइज करते हैं तो हम इसी क्रम में करते हैं, उसी क्रम में हमको महिलाओं की स्थिति भी एनालाइज करनी चाहिए। इतिहास के रेफरेंस में अगर हम भारतीय समाज में देखते हैं तो स्त्रियों को हमको तीन ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। एक वह स्त्री है, दूसरा वह पत्नी है और या फिर वह विधवा है। तीन रूप ही स्त्रियों के हमको मिलते हैं जब हम भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इतिहास का अध्ययन करते हैं। वह हमको समाज के अन्य रूपों में नहीं दिखाई जाती। जैसे वह एक योद्धा है, एक शिक्षक, एक दार्शनिक है। तो इन रूपों में हमको भारतीय महिलाओं का या भारतीय समाज में महिलाओं का चित्रण नहीं दिखता है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। जो पश्चिमी इतिहासकार है वह दोहरे मापदंड को दिखाते हैं। जैसा हमने देखा कि इतिहास लेखन सबसे पहले पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है और जो पश्चिमी इतिहास लेखक वह भारतीय इतिहास को नीचा दिखाने के लिए या भारतीय समाज को नीचा दिखाने के लिए भारतीय समाज की बुराइयों को सिर्फ दिखाते हैं। और जब यह सिर्फ बुराइयों को दिखाते हैं तो जो अच्छी चीजें हैं उनको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य ही है कि यह दिखाना कि भारतीय समाज बुरा है, हम इसको सुधारना चाहते हैं। तो जब ये मापदंड दिखाएंगे तो उसमें हम देखेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी यह चर्चा नहीं करेंगे। जैसे एक शब्द मिलेगा आपको स्त्री धन, यह बाद में आपको रिप्लेस होता हुआ मिलेगा दहेज शब्द। लेकिन जब स्त्री धन की हम बात करेंगे तो इस स्त्री धन में वह सारा उपहार है जो एक स्त्री को अपने मायके से मिलता है या अपने माता पिता के द्वारा मिलता है। जब हम स्त्री धन को देखते हैं तो जो पश्चिमी आपके इतिहासकार हैं यह इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में दिखाते हैं। इसको दहेज, दहेज एक बुरी प्रथा है और यह एक सामाजिक कलंक है। लेकिन इसी के साथ हम देखेंगे कि दहेज में ही जो आभूषण स्त्रियों के वह एक प्रमुख भाग है इसका। और ये जो पश्चिमी इतिहासकार हैं इस दहेज के भाग या स्त्री धन के भाग को चर्चा में नहीं लाते हैं, क्योंकि जब हम आभूषणों को देखते हैं तो दहेज में आभूषण मिलते हैं। तो इन आभूषणों पर अधिकार किसका होता है? महिलाओं का। और समाज में हमेशा एक कलंक के रूप में देखा जाता है अगर कोई व्यक्ति इन आभूषणों को बेचता है। अथवा स्त्री धन के रूप में मिला जो उपहार है ये अधिकार किसका है? स्त्री का। और यदि कोई समाज उस स्त्री धन को बेचता है या उसको समाप्त करता है किसी तरीके से तो वह एक कलंक की भांति दिखता है। तो कुल मिलाकर ये जिस दहेज को पश्चिमी इतिहासकार सिर्फ एक कलंक के रूप में देखते हैं, उसी दहेज का एक दूसरा पक्ष भी मिलता है हमको। इन पर हमको महिलाओं का अधिकार मिलता है। लेकिन इस बात की चर्चा ये लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ दहेज का समर्थन नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक तर्क दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर लिखा गया। महिलाओं की जो संपत्ति है उसके बारे में इतिहास में हमको कोई चर्चा नहीं मिलती है, खास करके पश्चिम के इतिहासकारों में। क्योंकि हम जब भारतीय ग्रंथों को देखते हैं तो ऐसे हमको दंडात्मक प्रावधान देखते हैं। मतलब ऐसी सजाओं का प्रावधान है जब किसी स्त्री की संपत्ति को हड़पा जाता है किसी के द्वारा। तो अगर किसी स्त्री की संपत्ति को हड़पे जाने पर समाज में उसको सजा मिल रही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं की संपत्ति की सुरक्षा की व्यवस्था समाज में हमको मिल रही है। लेकिन जो आपके पश्चिम के इतिहासकार हैं वह इस तथ्य को भी नहीं दिखाते हैं। जो आंकड़े हैं महिलाओं से संबंधित उनके विषय में हमको तो कोई जानकारी ही नहीं है। दरअसल ये इतिहासकार भारतीय समाज की जो स्थिति है उसको कैसे दिखाते हैं, वह किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं और उस ग्रंथ में अगर स्त्री से संबंधित कोई ऐसी बात लिखी है जो स्वीकार ना हो तो उसको ये सबसे मेन लाइन बना देते हैं उस ग्रंथ का। जैसे आप देखेंगे मनुस्मृति, तो इस मनुस्मृति में यह दिखाया गया है या हमको यह
बताया गया है कि इसमें स्त्रियों के विरुद्ध काफी कुछ लिखा गया है। अर्थात यह ग्रंथ ऐसे नियम कानून बनाता है समाज में जिससे स्त्रियों का शोषण हो। लेकिन इसी ग्रंथ में एक चीज लिखी है, यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो नारियों को इस रूप में दिखाया जाता है, इस चीज की चर्चा नहीं करेंगे ये पश्चिम के इतिहास, बल्कि ये उन लाइनों को ढूंढ ढूंढ कर उजागर करेंगे और कई बार गलत तरीके से भी लाइनों को इस्तेमाल करेंगे और यह दिखाएंगे कि भारत में जो महिलाओं की स्थिति है यह बहुत खराब है। जमीनी आंकड़ा हमको कोई नहीं मिलता है। जब हम प्रारंभिक इतिहासकार देखते हैं तो महिलाओं के विषय में देखते हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वह भी किसी जमीनी आंकड़े की बात नहीं करते, मतलब ग्राउंड लेवल रियलिटी की बात नहीं करते। वो भी सिर्फ अपने समाज को अच्छा दिखाने के लिए तर्कों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर यह कि हमको महिलाओं की स्थिति के विषय में कोई ठोस चीज नहीं मिलती है। जैसे हमने बताया कि ये लोग क्या करेंगे, ग्रंथों का सहारा लेंगे, उनमें लिखी लाइनों को इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि देखिए इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। तो भारतीय समाज की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति ही यही है। और उसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि पूरे समाज पर स्थापित करेंगे, तो जो लाइनें इनको मिलेंगी वो संबंधित होगी किसी वर्ग से, किसी वर्ण से या किसी क्षेत्र विशेष से। लेकिन ये क्या करेंगे, उसको पूरी भारतीय समाज का स्टैंडर्ड बना देंगे और महिलाओं की स्थिति को गिरा हुआ दिखाएंगे। जो भारतीय ग्रंथ हैं उनका भी ये लोग गलत तरीके से उपयोग करेंगे और सिर्फ उन निंदा भागों का इस्तेमाल करेंगे जो महिलाओं की स्थिति को कहीं से भी कमतर दिखाए। पश्चिम के इतिहासकार इतिहास लेखन सबसे पहले कर रहे हैं और दोहरे मापदंड को ये दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है। लेकिन क्या हम इससे मान लें कि भारत में महिलाओं की स्थिति सदा अच्छी थी? तो यह भी हम नहीं मान सकते हैं। हम उस पर भी अभी आएंगे। इतिहास के विषय में भी हम और देखें तो ऐसे बहुत सारी जेंडर बायस्ड शब्दावलियां हमको मिलती हैं, जिनमें हम ये देखेंगे कि किसी एक लिंग विशेष पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे हम देखें मनुष्यता शब्द आपको मिलता है, इसे कहेंगे ह्यूमन काइंड। लेकिन इसी मनुष्यता शब्द के स्थान पर आदम जात यानी मैन काइंड शब्द का प्रयोग होगा। मैन है ना, तो मैनकाइंड शब्द का प्रयोग हो रहा है, अर्थात मैन को इसमें प्रमुख भूमिका में रखा जा रहा है जब यह बात कर रहे हैं किसकी, आदम जात की। इसके अलावा हम देखें इतिहास लेखन में जो संग्रहण का काम है, जब हम प्रारंभिक इतिहास पढ़ते हैं तो हमको एक व्यवस्था दिखती है जिसमें शिकार प्लस संग्रह, इसी के बेसिस पर समाज चलता था। पुरुष शिकार करते थे ज्यादातर और महिलाएं संग्रहण का काम देखती थी और उसी के बेसिस पे परिवार चलता था। लेकिन इस संग्रहण के काम को हमेशा छोटा करके दिखाया गया और आखेट को हमेशा बड़ा करके दिखाया गया। तो इतिहास में यह समस्या भी आपको मिलेगी। लेकिन वास्तविकता यह थी कि 35% भाग ही सिर्फ होता था शिकार, इसका आहार का। तो आहार का सिर्फ 35% भाग ही हमको शिकार के रूप में मिलता है, जबकि बचा हुआ 65% भाग वह किससे मिलता है हमको, संग्रहण से। मतलब जो भोजन आपको एक तो आप शिकार करिए उससे मिलेगा, दूसरा जो आपने संग्रहित करके रखा है अपने घर में उससे आपको भोजन मिलेगा। अब जो ये शिकार की व्यवस्था है इससे भोजन 35% ही मिलता है और जो आपका संग्रहण है 65% भोजन मिलता है। लेकिन प्रमुखता से इसको दिखाया गया है किसको, शिकार को। और जब प्रमुखता से शिकार को दिखाया गया है तो जो पुरुष है उसको प्रमुख दिखाया गया है, क्योंकि शिकार कौन करेगा, पुरुष। तो यह भी हमको इतिहास में मिलेगा। पूर्वाग्रह की स्थिति भी हम देखेंगे कि पहले से ही ये मान लिया जाएगा कि ऐसा है। जैसे एक पूर्वाग्रह आपको मिलेगा कि स्त्रियां समाज की बहुत सारे कार्यों को कर ही नहीं सकती है। तो यह पूर्वाग्रह हमको दिखेगा, जबकि इसके पीछे ना तो कोई वैधानिक प्रमाण होगा और ना ही कोई परिकल्पना होगी। सिर्फ अनुमान लगा लिया जाएगा कि यह काम स्त्रियों के लिए तो है ही नहीं और यह स्त्रियां काम नहीं कर सकती हैं। एक इतिहासकार अगर आप देखें इसका नाम है डेविड क्लार्क। एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझिए आप। डेविड क्लार्क नामक यह व्यक्ति है और यह अध्ययन करता है भारतीय समाज पर। तो ये क्या करेगा, जो ग्लिस्टोनबरी बस्तियां हैं उनका रेफरेंस इस्तेमाल करके भारतीय समाज से डेटा निकालने की कोशिश करेगा या भारतीय समाज को समझने की कोशिश करेगा। दिक्कत ये है कि जो ये बस्ती है आपकी ग्लिस्टोनबरी, इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि महिलाएं केवल घरेलू दैनिक कामकाज तक ही सीमित हैं और उसी के बेसिस पर इस बस्ती का भारतीय समाज के साथ और भारतीय पुरुष और महिलाओं के साथ एक संबंध स्थापित करके रिलेशनशिप दिखा के एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है। जो हम देख पाते हैं वो ये चीज कि जब इस तरह के सर्वे भी होते हैं, जब इस तरह के एनालिसिस भी किए जाते हैं, उस केसेस में भी जो एग्जाम्पल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है, वह भी हमको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखता है। अब हम समझना चाहे कि वास्तव में महिलाओं का स्थान क्या था इतिहास, तो अलग अलग टाइम फ्रेज में हमको अलग अलग स्थान दिखता है। जैसे जब हम बात करें पूरा पाषाण काल की और हम बात करें नव पाषाण काल की, तो इन स्थितियों में हमको महिलाओं के विषय में
कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलती है, क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं। लेकिन इतिहासकारों में एक चीज को लेके सामंजस्य है कि शिकार प्लस संग्रहण, इन दो आधारों पर समाज का भरण पोषण होता था। संग्रहण में भूमिका प्रमुख किसकी होती थी? महिला। और शिकार में प्रमुख भूमिका किसकी होती थी? पुरुष की। लेकिन आप ध्यान रखेंगे महिलाएं भी शिकार करती थी पाषाण काल के समय में, तो वहां पर हम कोई विशेष अंतर नहीं देखते हैं पुरुष समाज में और महिला समाज। बात आती है हड़प्पा सभ्यता की, तो यहाँ पर हम देखते हैं व्यवसायी वर्ग का जन्म होगा, उसके साथ साथ खाद्य संग्राहक वर्ग भी हमको मिलेगा, तब अतिरिक्त उत्पादन होगा। इसमें जो पुरुष है वह करेगा व्यवसाय, और इससे जो पुरुष की स्थिति है वह हमको थोड़ा अपर हैंड दिखेगी। इसीलिए जब हम हड़प्पाकालीन अवशेषों का अध्ययन करते हैं तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है तो हमको स्त्रियों से ही रिलेटेड करके दिखाई जाती है। जैसे महिलाओं की लघु मूर्तियां हमको मिलती है, तो इनको साज सज्जा के सामान के साथ जन्म देने के कार्य से संबंधित इन्हीं रूपों में दिखाया जाएगा। गर्भवती महिलाएं हमको दिखाई जाएंगी मूर्तियों में, नाचने वाली लड़कियां हमको दिखाई जाएंगी मूर्तियों में, और आभूषण और व्यक्तिगत सामान मिलेंगे हमको लड़कियों से संबंधित। तो कुल मिलाकर जो भी समाज है उसकी दशा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको किस स्तर का माना जा रहा है, कि उनका प्रमुख कार्य क्या है। गर्भवती महिलाओं के रूप में जन्म देना बच्चों को, ये इनका प्रमुख कार्य। नाचने वाली लड़की जैसे तो नृत्य करना लड़कियों का काम है। इस भावना के साथ आभूषण और स्त्रियों से संबंधित जो व्यक्तिगत सामान उनको दिखाया जाता है, मतलब ये भी हमको फीमेल से कनेक्टेड ही दिखाए जाते हैं। तो एक तरह से काम डिसाइड कर दिया जा रहा है कि ये महिलाओं का काम है और यह पुरुषों का काम। ये हमको कब मिल रहा है? हड़प्पाकालीन व्यवस्था में। देवदासियों की चर्चा अगर हम देखें तो उस रूप में जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति हमको मिलती है वह भी कुछ इसी तरह का चित्रण करती है कि महिलाओं के काम ये है, महिलाएं यही काम करती हैं और इन्हीं कामों को उनको ठीक से करना चाहिए। इस तरह का समाज में एक पूर्वाग्रह हमको दिखता है। पूर्वाग्रह मतलब पहले से ही ये मान लिया गया यही जो है महिलाओं के काम है। वैदिक काल में हम जब देखें तो यहाँ पर हमको चार संहिताएं, मतलब चारों वेद, उपनिषद, इन सब में महिलाओं के विषय में कई सारे दिलचस्प संदर्भ मिलते हैं। उनके बारे में कई डिफरेंट चीजें हमको देखने को मिलती है। जैसे महिलाओं को सामाजिक भूमिकाओं में दिखाया जाता है, उसके साथ उनको स्तुतियों के प्रवर्तकों के रूप में जाना जाता है। मतलब वो जो देव स्तुतियां है, जो प्रार्थना है, उन सब में भाग ले सकती है। जैसे अगर आप देखें गार्गी का नाम, इनका संवाद हमको मिलता है याज्ञवल्क्य के ऋषि के साथ। कहाँ पर? जनकपुरी में, या हम कहें मिथिला में, राजा जनक के दरबार में। तो राजा जनक के दरबार में हमको याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद दिखता है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं का शिक्षा पर अधिकार है, वह समाज की जो स्थितियां हैं उन पर चर्चा कर सकती हैं, उन पे अपने विचार रख सकती हैं। किस तरह के सामाजिक परिवर्तन होने चाहिए समाज में, उस बारे में बोलने का हक इन महिलाओं को मिला हुआ है। अब वैदिक काल में, हड़प्पा सभ्यता में आप थोड़ा सा लोअर हैंड देख रहे हैं फीमेल्स का, कि इनको कुछ लिमिटेड चीजों में बांध कर छोड़ दिया गया है। लेकिन जब हम वैदिक काल में आते हैं तो महिलाओं की बढ़ी हुई भूमिका हमको मिलती है और पुरुषों से इनको कम नहीं आंका जाता, क्योंकि हम योद्धा महिलाएं भी देखते हैं वैदिक काल में। हम शिक्षिका के रूप में भी या टीचर के रूप में भी महिलाओं को देखते हैं, गृहिणी के रूप में भी हम महिलाओं को देखते हैं। तो हमको महिलाओं की अलग अलग स्थितियां मिलती है, मतलब वो किसी पूर्वाग्रह से या पहले से ही डिसाइडेड किसी काम से बधी नहीं है, उनको स्वतंत्रता है, मतलब उनको फ्रीडम है समाज। यहाँ तक जब हम वैदिक काल देखते हैं तो जो नपुंसक है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, उनको भी समाज में स्थान मिला हुआ है। क्योंकि जैसे हमने देखा था इतिहास के रेफरेंस में हम समस्या देख रहे थे कि आपकी पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को नहीं देखा जाता है, तो थर्ड जेंडर है उनके बारे में चर्चा नहीं मिलती है, उपेक्षित से दिखते हैं ये समाज में। लेकिन जब हम वैदिक काल देखते हैं तो उसमें हमको महिलाओं की स्थिति भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर है, तो समाज के अन्य वर्ग के लोग, इनके विषय में भी हमको चर्चा दिखती है, मतलब समाज में इनको भी एक स्थान प्राप्त है। महिलाएं चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, हर स्थिति में समाज में भागीदार। और जब हम देखते हैं सभा, समिति और विधाता, तो वैदिक काल में न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को संभालने का प्रमुख काम करता, मतलब समाज किस हिसाब से चलेगा ये नियम कानून तय करती थी, उसमें भी हमको महिलाएं मिलती है। तो आप समझिए वैदिक काल में अग्रणी भूमिका में हमको महिलाएं मिलती हैं। जो विवाह संस्कार है वह तो हमको दिखता है वैदिक काल में, लेकिन जैसे गार्गी जैसे चिंतक जो अविवाहित रहती हैं, तो इन अविवाहित स्त्रियों को समाज में अधिकार मिला हुआ है और इनको सम्मान के साथ देखा जाता है। तो हमको एक शब्द मिलेगा ब्रह्मा वादिनी, तो ऐसी स्त्रियां जिनका विवाह नहीं हुआ है और विवाह के बिना वो रह रही है, समाज में यह व्यवस्था भी स्वीकार थी। आप इस चीज को थोड़ा डीप में जाके देखिए, वर्तमान की सामाजिक व्यवस्था में भी आपको यह समस्या
मिलेगी। किसी स्त्री को बिना विवाह के नहीं रहना चाहिए या किसी फीमेल को बिना विवाह के नहीं रहना चाहिए। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है तो उसको थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है समाज में। ये समस्या आपको आज भी मिलेगी। लेकिन वैदिक काल में हम देख रहे हैं कि ऐसी स्त्रियां हमको मिलती हैं जो बिना विवाह के रहती हैं और धर्म सभाओं में या सार्वजनिक स्थलों पर जाती हैं, वहां चर्चाओं में भाग लेती हैं और अपने विचारों को रख पाती हैं। तो यह व्यवस्था हमको मिलती है कब? वैदिक काल में। पूरा पाषाण देख लिया, नवपाषाण देख लिया, हड़प्पा सभ्यता देख लिया और अब हम वैदिक सभ्यता को भी देख चुके हैं। वैदिक सभ्यता के बाद समाज में हमको बड़ा परिवर्तन मिलता है। टेराकोटा या पक्की मिट्टी की जो मूर्तियां मिलती हैं उनसे, जो हमको हड़प्पा की भी मिलती हैं, हड़प्पा के बाद की भी मिलती हैं और लौह युग के शुरुआत के साथ भी मिलती है। अब लौह युग आप समझिए, जब आपका आता है काल उत्तर वैदिक काल। जैसे अभी हमने देखा वैदिक काल में दो भाग, एक आपका ऋग वैदिक काल, इसकी चर्चा हमने पहले की है, दूसरा आएगा आपका उत्तर वैदिक काल। तो जो आपका ये उत्तर वैदिक काल का समय है, इसी के आसपास हमको लोहा समाज में दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो हम क्या समझना चाह रहे हैं कि जो टेराकोटा मूर्तियां हैं, महिलाओं की आकृतियां हैं, वह महिलाओं के विषय में क्या बताती है? तो इनमें भी महिलाओं को प्रजनन की जिम्मेदारी के साथ और मातृ देवी की जिम्मेदारी के साथ निरूपित किया गया है। तो देवी के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन वह देवी जो सृजन का काम करे या उत्पादन में भागीदार हो। योद्धा के रूप में देवी नहीं मिलेंगी आपको। यह व्यवस्था आएगी आपकी बाद में, जब शक्ति के रूप में स्त्री की मान्यता स्वीकार की जाएगी। अब हम देवी पूजन देखेंगे एक योद्धा के रूप में। लेकिन जब हम देखते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता में, तो हमको वहां पर स्त्री मिलती है कैसे? प्रजनन क्षमता के साथ वाली। तो देवताओं में भी आप देखिए किस तरह का अंतर मिलेगा। प्रारंभिक देवता स्त्री रूप में आपको पुरुषों पर आश्रित दिखेंगे, ज्यादा कनेक्टेड मिलेंगे आपको प्रजनन क्षमता से। फिर मिला के महिलाओं का जो समाज चित्रण कर रहा था, वो उनको कुछ लिमिटेड रूपों में देखता। घर, चूल्हा, प्रजनन, लैंगिकता, दिव्यता, ये सारी चीजें ही महिलाओं के साथ जुड़ी हैं। उनको सशक्त रूप में समाज में स्थापित नहीं माना जा रहा है। वैदिक काल आपको डिफरेंट दिखेगा थोड़ा, लेकिन प्रारंभिक काल में हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता और लौह युग के बीच की सभ्यता में हमको महिलाओं की कुछ इस तरह से स्थिति मिलेगी कि घर देखें, चूल्हा देखें, प्रजनन करें और कभी कभी दिव्यता के रूप में या देवी के रूप में भी उनकी पूजा मिलेगी। लेकिन आप फिर उसमें भी ध्यान रखेंगे, प्रजनन की देवी मिलेगी, उर्वरता की देवी मिलेगी, शक्ति के रूप में आपको देवी नहीं मिलेगी। तो यह भी आपको मिलेगा। एक इतिहासकार है कुमार चक्रवर्ती, इन्होंने प्राचीन भारत के विषय में काफी अध्ययन किया और पितृसत्ता के विषय में बताया। पितृसत्ता मतलब जहां निर्णय का अधिकार पिता के पास, सामान्य शब्दों वही हो गया पितृसत्ता को समर्थित समाज। तो पितृसत्ता के विषय में इन्होंने जांच पड़ताल की है, कब? प्रारंभिक भारतीय इतिहास की। और एक शब्द का ये प्रयोग करती है, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता हमको मिलती है। मतलब ऐसी पितृसत्ता जो पुरुषों द्वारा कंट्रोल हमको मिलती है। मतलब समाज का जो कंट्रोल है वह पुरुषों के हाथों में है, लेकिन पुरुषों में भी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उसका प्रभाव हमको ज्यादा दिखेगा। उमा चक्रवर्ती जी धार्मिक शास्त्रों का, बौद्ध ग्रंथों का, इन सब का अध्ययन कर और 1000 BC से प्रारंभिक भारतीय समाज का पुनर्निर्माण करती है। ये बताती है कि महिलाओं का जाति और वर्ग पदानुक्रम और अंतरों के निर्माण के माध्यम से कैसे नियंत्रण किया गया। मतलब हर वर्ग के पुरुष समाज ने ऐसे नियम कानून बनाए जो उस समाज की महिला को कंट्रोल में रख सके। जैसे हम 4 वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों में यहाँ के पुरुष समाज ने ऐसे नियम बनाए अलग अलग, जिससे महिलाएं उनके कंट्रोल में रहे। तो स्त्रियां पुरुषों की अधीनस्थ है। कुछ इस विचारधारा के साथ नियम कानून को बनाया गया। और एक तथ्य जुड़ा पुत्रों की मनोकामना की। एक स्त्री का यह धर्म है कि वह पुत्र को जन्म दे। और इसीलिए हम देखेंगे कि जब पुत्र के जन्म नहीं होंगे किसी स्त्री के द्वारा, तो बहुविवाह प्रथा यह हमको प्रचलित हुई मिलेगी। देखिए बहुविवाह प्रथा में एक चीज आप और देखिएगा, तो राजा वर्ग उनमें भी बहुविवाह होगा, लेकिन 2 लक्ष्यों से। एक तो पुत्र कामना होगी इनमें भी, लेकिन राजनीतिक विवाह होंगे राजाओं में। तब राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए विवाह होंगे। लेकिन राजा के नीचे जब हम आएंगे, मध्य वर्गीय समाज, निम्न वर्गीय समाज, तो उन सब में जो बहुविवाह होगा वो ज्यादातर होगा किस लिए? पुत्रों की मनोकामना के लिए। तब पुत्र हो इसलिए ज्यादातर बहुविवाह होंगे। तो आर्थिक संसाधन होंगे, उन पर हमको महिलाओं का कोई कंट्रोल नहीं दिखेगा। ये सारा अध्ययन किसका है? कुमार चक्रवर्ती। हड़प्पा कालीन सभ्यता के बाद हम जब देखते हैं भारतीय समाज को, तो हमको सबसे पहले एक अखिल भारतीय साम्राज्य दिखता है मौर्य काल में। और इसमें हम समझ लेते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर हम यूनानी इतिहासकारों की बात माने
तो ये तो बड़ा खराब दिखाते हैं स्थिति को। ये कहते हैं स्त्रियां खुले में सांस तक नहीं ले सकती हैं, उनका मोल लगता है तब स्त्रियों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है और रईस लोग उनको खरीदते हैं। लेकिन यहीं पर आप ध्यान रखेंगे, जो दास प्रथा है इसमें दासों को खरीदा और बेचा जाता है, इसमें आपको पुरुष दास भी मिलेंगे और स्त्री दास भी मिलेंगे। मतलब इनका पुरुष और स्त्री होने से ज्यादा कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये गरीब है या हम कहें संसाधनहीन है, इसलिए इनको दासों के रूप में खरीदा या बेचा जाएगा ज्यादातर। लेकिन यूनानी इतिहासकार इस बात पे ज्यादा फोकस्ड होंगे कि स्त्रियों को समाज में खरीदा और बेचा जा रहा है। गुलामों की तरह ही हमको दशा मिलती है स्त्रियों की। यह कहाँ से मिल रहा है आपको? यूनानी इतिहासकारों के विवरण से। लेकिन हम देखें अगर मौर्य काल को, तो हमको स्त्रियों की दशा कैसे मिलती है? दो परंपराएं आपकी समाज में चल रही। एक आपकी ब्राह्मणवादी परंपरा, दूसरी आपकी श्रमण परंपरा। जैसे हमें होता है उत्तर वैदिक काल और उस समय कर्म कांड जो है वह अपने चरम पर होते हैं। इन्हीं कर्म कांडों के विरोध में पहले हमको मिलता है क्या? उपनिषद, जो कि विरोध करेगा इन कर्म कांडों का। बाद में हम देखेंगे कि इन्हीं के विरोध में जो आपका बौद्ध धर्म है, तो आपका जैन धर्म है, आजीवक संप्रदाय है, यह सब उदित होंगे। कुल मिलाकर लगभग 62 ऐसे संप्रदाय उदित होंगे जो इन कर्मकांडी समाज की आलोचना करेंगे। अब समझिए आप कि जो ये उपनिषद वाले हैं, कर्मकांड वाले हैं, ये सारे लोग एक ग्रुप में मिलेंगे आपको, क्योंकि भले ही ये कर्मकांडों का विरोध करेंगे उपनिषद, लेकिन पूरी तरह से वैदिक सभ्यता के विरोध में नहीं आएंगे। तो इसको मानने वाले ब्राह्मणवादी हैं। दूसरे जो पूरी तरह से विरोध करेंगे वैदिक सभ्यता का, वह मिलेंगे हमको किसमें? श्रमण परंपरा में। तो इनके मध्य एक प्रतिस्पर्धा इस काल में चल रही थी, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, ब्राह्मणवादी समाज या श्रमण परंपरा के लोग। तो ब्राह्मणवादी परंपरा क्या है? इनकी धुरी क्या थी? गृहस्थ। ब्राह्मणवादी समाज क्या कहता था? गृहस्थ जीवन बहुत आवश्यक है और इसी के आसपास उसकी सारे कर्मकांड घूमते हैं, चाहे वो जन्म से संबंधित हो, चाहे वो विवाह से संबंधित हो। जैसे हमने 16 संस्कार देखे हैं तो आपको मिलते हैं इस ब्राह्मणवादी समाज में। तो अगर हम इन 16 संस्कारों की बात करें तो यह कनेक्टेड मिलेगी कहाँ से? गृहस्थ जीवन। 4 अवस्थाओं पर ये बल देंगे। कौन? ब्राह्मणवाद। जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों पर ये बल देंगे। वहीं जब हम देखेंगे श्रमण परंपरा, तो इसमें आएंगे तो वेदों को अप्रमाणित मानेंगे, तो आत्मज्ञान, आत्म विजय, आत्म साक्षात्कार, इन सब पर विशेष बल देंगे। कि परिवारवाद की संकल्पना से ज्यादा स्वयं पर केंद्रित होंगे। देखिए जब आप बात करेंगे गृहस्थ जीवन, जहाँ पर आपको परिवार को चलाने की बात की जाएगी, लेकिन जब हम बात करेंगे श्रमण परंपरा की, जहाँ पर स्वयं पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा, कर्म कांडों का ये लोग विरोध करेंगे। तो इस तरह से श्रमण परंपरा और ब्राह्मणवादी परंपरा हमको मौर्य काल में दिखती है। अब इससे समाज पर क्या फर्क पड़ेगा, या हम महिलाओं पर देखना चाह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है? जो सामाजिक नियम बनेंगे, चाहे वो ब्राह्मणवादी समाज के या श्रमण परंपरा, इन दोनों को महिलाओं पर लागू किया जाएगा और वो भी बहुत फोर्स के साथ। पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण होगा, क्योंकि जब आप देखेंगे ब्राह्मणवादी समाज, तो इसमें नियम कानून कौन बनाएगा? पुरुष। और जब आप देखेंगे अन्य संप्रदाय या जिनको कहा जाता है विधर्मी संप्रदाय, तो इनमें भी नियम कानून कौन बनाएगा? पुरुष। तो पुरुष का कंट्रोल दिखेगा पूरी तरह से समाज में। कब? मौर्य काल में। लेकिन शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच उनको दिखती है, तो स्थिति अभी इतनी खराब नहीं हुई है। बाद में आप देखेंगे यह स्थिति धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी और शिक्षा का जो अधिकार है महिलाओं से वो छीन लिया जाएगा। पत्नी को सम्मानजनक अधिकार मिलता है और यह माना जाता है कि मोक्ष पाने के लिए पत्नी की सहायता आवश्यक, मतलब बिना पत्नी के सम्मान के मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखेंगे नियंत्रण किसका होगा? पुरुष। जब हम बात करें चारों पुरुषार्थ की, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यहाँ पर पत्नी को सहभागी माना गया है। लेकिन यही समाज अगर कोई स्त्री संतानहीन है, और समाज की ही बात कर रहे हैं, तो अगर स्त्री संतानहीन तो उसको समाज निरादर के भाव से देखता। तो स्त्री पहली चीज तो संतानहीन ना हो, दूसरे पुत्र को वो जन्म दे, तभी समाज में उसका सम्मान। विवाह व्यवस्था में हम राजनीतिक हस्तक्षेप देखते हैं कि अब जो विवाह होंगे इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अब ये राजनीतिक हस्तक्षेप जो बढ़ेगा, एक तो आपका राजा के स्तर पर या राजकुल के स्तर पर तो बढ़ेगा, लेकिन जो सामान्य जनता है उनमें भी हमको यह दिखेगा, क्योंकि राजा का किसी क्षेत्र विशेष पर शासन होगा और कोई दूसरा क्षेत्र उसका शत्रु होगा। तो ये ध्यान रखा जाता था अक्सर कि विद्रोही राज्य से विवाह संबंध स्थापित न हो समाज। तो अब जो राजनीतिक हस्तक्षेप है विवाह में, वह निचले स्तर तक आ चुका है। इसका प्रभाव भी हमको महिलाओं पर दिखेगा। श्रमण परंपरा देखें तो उनमें महिलाओं की क्या स्थिति है, तो जहाँ भी हम देखें तो महिलाएं हमको उपेक्षित मिलती है। यहाँ तक जब आप प्रारंभिक स्तर पर देखेंगे इस श्रमण परंपरा को, यहाँ पर महिलाओं को तो शामिल ही नहीं किया जाता है। हमने चर्चा की है पीछे
कि बौद्ध धर्म में जो संघ व्यवस्था है उसमें महिलाओं को कब शामिल किया जाता है, जब गौतम बुद्ध की माता निवेदन करती है, उनके मित्र निवेदन करते हैं, वो भी कई सालों के बाद, तब जाके महिलाओं को शामिल किया जाता है। तो प्रारंभिक स्तर पर महिलाएं उपेक्षित होती हैं इस श्रमण परंपरा में भी, और लगभग ब्राह्मणवादी समाज जैसी ही स्थिति हमको महिलाओं की इस श्रमण परंपरा में भी मिलती है। निष्कर्ष के रूप में अगर हम समझे मौर्य समाज में, तो भक्ति संप्रदाय का उदय हो चुका है और उसी संप्रदाय में शक्ति देवी के रूप में महिलाओं की स्थापना हमको मिलती है। लेकिन सामान्य जनमानस के स्तर पर आप देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति काफी गिरी हुई मिलती है। शिक्षा पर महिलाओं का स्थान बना हुआ है, महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं, वह उनके अधिकार क्षेत्र में है। श्रम बल में भी हमको महिलाओं का स्थान दिखता है। तो उत्तराधिकार का अधिकार वह भी हमको मिलता है महिलाओं से संबंधित, क्योंकि हम देख रहे थे कि ऐसे नियम कानून बने थे तो समाज में किसी स्त्री से की संपत्ति को छीनने पर दंड का प्रावधान करते थे। लेकिन ये सारे अधिकार कब चले जाते थे, यदि पुत्र की उत्पत्ति ना हो उस महिला। तो ये दृष्टि से देखा जाता था अगर पुत्र को जन्म ना दे। योद्धा के रूप में भी हमको महिलाएं मिलती है। जैसे अशोक का आप शासन काल देखेंगे तो अशोक के अंगरक्षक के रूप में हमको महिलाएं दिखेंगी। लेकिन पुत्र का जन्म होना एक प्रमुख आवश्यकता थी महिलाओं। मौर्य समाज के बाद जो बड़ा समाज हम देखते हैं वह मिलता है आपका कौन सा, गुप्त काल। तो हम समझ लेते हैं गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति कैसी है। गुप्त काल में जो जाति व्यवस्था हमको काफी विस्तृत स्तर पर मिलती है। समाज अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित हो चुका है और जाति की पवित्रता पर अधिक बल दिया जाता है। अब यह जाति की पवित्रता मतलब मान लेते हैं कोई ब्राह्मण तो उसकी संतान ब्राह्मण हो और उच्च ब्राह्मण हो, ठीक उसका विवाह कहाँ हो, ब्राह्मण कुल में हो। तो किसी भी तरह से जाति संकर की व्यवस्था ना उत्पन्न हो, इस चीज का खास ध्यान रखा जाता है। और इसी के कारण हमको दिखता है तो स्त्रियां उन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल मिलता है। जैसे अगर आपने पढ़ा हो विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास में एक नाम मिलेगा आपको हिटलर का, जो कि आर्य जाति की शुद्धता पर बहुत फोकस या फोर्सफुली इसको लागू करवा रहा था। जो महिलाएं आर्य संतानों को जन्म देती उनको ये प्रोत्साहित करता था और जो ऐसा नहीं करती थी उनको ये दंडित करता था। यहाँ तक अगर इसको शक भी हो जाता था कि किसी आर्य महिला से गैर आर्य पुत्र का जन्म हुआ है तो उसको ये दंड देता था। तो इस तरह से स्त्रियों पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी सबसे ज्यादा गुप्त काल के समय में, क्योंकि अब जो जाति की पवित्रता है उस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाएगा। राजनीतिक विवाह हमको और ज्यादा होते हुए मिलेंगे। तो निम्न मूल के शासक जो लोअर कास्ट के या तथाकथित लोअर कास्ट के शासक हैं, वह उच्च मूल के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और स्वयं को उच्च वर्ग के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे जो गुप्त शासक हैं यह मिलते हैं हमको वैश्य वर्ण से, लेकिन क्षत्रिय कुलों में यह विवाह करेंगे तो खुद को राजा के रूप में स्थापित करेंगे। जैसे लिच्छवियों के साथ हुए इनके विवाह, इससे संबंधित है आपके गौतम बुद्ध। क्षत्रिय वर्ग था वहां विवाह करते हैं। वहीं हम देखें तो काकुस्थ वर्मन का शासक है, वह भी अपनी पुत्री का विवाह किससे करेगा, गुप्त राजकुमार से। कुल मिलाकर क्षत्रिय कुल में विवाह किया जा रहा है। क्या जो निम्न वर्ग के शासक है वह यह प्रयास करते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाओं से विवाह करें और उससे जब संतान उत्पन्न होगी तो उसको वो उच्च वर्ग का दिखाएंगे। प्रभावती का विवाह हम देखते हैं जो कि होता है किससे, रुद्रसेन से। रुद्रसेन वाकाटक वंश का होता है और इसका विवाह हो जाता है प्रभावती, तो क्षत्रिय वर्ग से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो इस तरह से राजनीतिक विवाह होंगे। तो स्त्रियों की तुलना है अब की जाएगी किससे, वस्तु। तब अब उनको मानवता की श्रेणी से भी नीचे ले जाया जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल मिलता है हमको इलाहाबाद प्रशस्ति जो की है समुद्रगुप्त। इसमें कन्यादान का उल्लेख और यह कहा जा रहा है कन्या का दान कर देना चाहिए, कैसे, एक उपहार के रूप। यहाँ तक बात तो कुछ ठीक भी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर कोई एक अधीनस्थ शासक है तो उसको अपने राजा के प्रति वफादारी दिखाने के लिए अपनी पुत्री का दान उस राजा को कर देना चाहिए। और ऐसी कई व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, क्या कई ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जब एक राजा के साथ के मंत्री अपनी पुत्रियों का विवाह कर देते थे या दासियों के रूप में अपनी को भेजते थे, जिससे ये साबित हो सके कि वह राजा के प्रति बहुत वफादार है। तो को एक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगेगा कब, गुप्त काल में। तो पराजित राजा है उनकी कन्याओं से भी विवाह होंगे और उनको दासियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, किससे, तो पराजित कन्याएं हैं। जैसे जो प्रधान रानी होगी उस प्रधान रानी की सेविका के रूप तो अन्य राज्यों की क्रिया है जो राजकुल से संबंधित, उनको नियुक्त किया जाएगा। जब उनको जीतेंगे तो उनको दासियों के रूप में नियुक्त कर देंगे। ऐसे एक उदाहरण हम देखते हैं समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त, यह विवाह करता है किससे, कुबेरनाग की पुत्री के साथ। क्योंकि कुबेरनाग को हराया था इस चंद्रगुप्त ने, इसलिए यह विवाह होता है। एक तरह से युद्ध हारने के बाद एक उपहार के रूप में या आप कह सकते हैं सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में इस तरह के विवाह हो रहे थे।
तो स्त्री अब क्या बन गई थी, एक वस्तु बन गई, और वह हमको समाज में दिखता है। संपत्ति के अधिकार की बात करें अगर हम स्त्रियों, तो जब तक पति जीवित तब तक पति की इच्छा पर उनका अधिकार, और जब पति की हो जाए क्या, मृत्यु, तब संपत्ति का अधिकार स्त्री का होता ही नहीं था, बल्कि स्त्री को समाज से एक तरह से बहिष्कृत मानते थे। तो गुप्त काल में आप समझिए महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से परिवर्तित हुई। एक चीज आप देखिए, गुप्त काल का शाही हरम। गुप्त काल के जब शाही हरम को हम देखते हैं तो एक तो हमको राजनीतिक बंदी दिखते हैं जो अन्य साम्राज्यों से लाए जाते हैं, और यह सब कुछ कौन बताता है, वात्स्यायन का शास्त्र। वात्स्यायन का शास्त्र गुप्त काल के शाही हरम के विषय में बताता है। ये कहता है कि इस शाही हरम में पत्नियां थी जो राजा की होती थी, लेकिन पुनर्विवाहित विधवाएं भी हमको मिलती है। कई बार युद्ध में जो विपक्षी राजा है उसको मार दिया जाता था और उनकी स्त्रियों से विवाह करके उनको हरम में रखा जाता। गणिकाएं हमको मिलती, उपपत्नियां मिलती। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होगा, अभ्यंतरिका। अभ्यंतरिका किसको कहा जाएगा, उपपत्नियों। अभिनेत्रियां आपको मिलेंगी, क्योंकि गुप्त काल में आप कल्चर में देखेंगे बहुत इंप्रूवमेंट होगा, नाट्य शास्त्र की रचना की जाएगी, तो वहां पर अभिनेत्रियों के रूप में हमको स्त्रियां मिलेंगी। तो रहती है कहा शाही हरम में, तो नाटक किया इन रूपों में हमको स्त्रियां मिलेंगी। अब हम निष्कर्ष रूप पे आते हैं कि अगर हमको किसी समाज में स्त्रियों की दशा का अध्ययन करें तो सबसे बड़ा मापदंड उसका क्या हो सकता है। उसका सबसे बड़ा मापदंड होगा जन्म पर उस समाज की प्रतिक्रिया। एक समाज एक कन्या के जन्म पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है वही तय करेगा कि उस समाज में स्त्रियों की दशा क्या है। जैसे जब हम देखेंगे वैदिक का, तो यहाँ जब किसी कन्या का जन्म होगा तो उसको कहा जाएगा दुहिता, विदुषा, शक्ति, देवी। मतलब एक तरह से आशीर्वाद के रूप में या ईश्वरीय प्रसाद के रूप में कन्या को स्वीकार किया जाएगा। मतलब कि ईश्वर की कृपा से कन्या मिली है, तो यह एक भाग्य का विषय होगा, इसको काफी अच्छा माना जाएगा। यहीं जब हम आएंगे उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पर हमको सम्मान तो मिलेगा स्त्रियों के लिए या पुत्रियों के जन्म पर, लेकिन पुत्र की इच्छा हमको मिलेगी। श्रेष्ठ यज्ञ आपने सुना होगा, तो यह यज्ञ इसलिए किया जा रहा है कि पुत्र प्राप्त हो, तो यह हमको दिखेगा। जब हम आएंगे मौर्य काल में, तो एक सामाजिक दबाव हमको मिलेगा कि कन्या के जन्म पर, इसलिए आप मौर्य काल में देख रहे थे कि स्थिति थोड़ा डाउन हुई। जब हम देखेंगे गुप्त काल, तो यहाँ पुत्री के जन्म को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है। मतलब पुत्री के जन्म को लेके लोग उतना उत्साहित नहीं दिखते, उनको पुत्र चाहिए, योद्धा चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस है। लेकिन जब समय आएगा गुप्त काल के बाद, वहां स्थिति हो जाएगी कि इन पुत्रियों अभिशाप मान लिया, कन्या के जन्म को अभिशाप माना जाने लगेगा। कब से, गुप्त काल के बाद। पुत्र प्राप्ति ही सर्वोत्तम लक्ष्य होगा समाज। यह व्यवस्था आपको वर्तमान समाज तक जो व्यवस्था स्थापित हो गई गुप्त काल के बाद कि पुत्री का जन्म अभिशाप है, वह व्यवस्था आपको कहीं न कहीं किसी न किसी वर्तमान समय में भी दिखेगी। तो यह एक छोटा सा वीडियो है जो हमने स्त्रियों की दशा पर किया है, प्रारंभिक भारत से लेके गुप्त काल के समाज। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे समाज में एक जागरूकता फैल सके कि स्त्रियों की जो दशा समाज में बिगड़ी है वो किन रूपों में बिगड़ी है और उनका उत्थान किस प्रकार से किया जा सकता है, उस पर एक चर्चा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।